Welcome to Genesis School of English Grammar and Literature. Well, this is going to be the last part of Poets and Pancakes, children. And once again, I recount all the previous parts. First part was makeup department, second was Subbu, third was the story department, fourth was communism. And today we are going to finish this chapter somehow. Okay, I hope you would have understood all previous four parts. So, Poets and Pancakes, part fifth is about the prose writers. This is Dr. Pavan Kumar here. Jojo sir, let us continue with the chapter. In the fifth part, we shall learn about the prose writers. Okay. Before we start, we must be knowing what is prose. In the literature, children, the whole literature, either of language, any language, English, Hindi, right, Punjabi, any language, the whole literature is divided into two parts: poetry and prose. Poetry means poem, you understand very well. And other than poetry, whatever the content is there, that is called prose. आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसके अंदर जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, पोइट्री पोइट्री है, पीछे आपने जो बैक साइड पे रहती है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोज. आप आर्टिकल लिखते हैं वो प्रोज होता है, चैप्टर आर्टिकल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर है, प्रोज है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोज राइटर. तो प्रोज राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, यो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड, ये सब उसके अंदर रहते हैं. तो अब प्रोज राइटर्स की क्या कहानी है वो हम पोइट्स एंड पैनकेक्स के आज लास्ट पार्ट से, फिफ्थ पार्ट से लर्न करेंगे. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. अब देखो, राइटर खुद जो है, अशोक मित्रन भी प्रोज राइटर है. उसने बुक लिखी माई इयर्स विद बुश. ओके, वो खुद भी प्रोज राइटर है. और इसलिए वो, उसका ये कहना है कि जो प्रोज राइटर कोई कितने भी ग्रेट रहे हों वर्ल्ड के, मे नॉट एडमिट, चाहे ना माने, बट माई कन्विक्शन यानी माई फेथ, जो मेरा फेथ है, ग्रोज स्ट्रोंगर, वो दिन ब दिन स्ट्रोंग होता जाता है. क्या सोच करके कि प्रोज राइटिंग जो होती है इज नॉट, ना तो है, कैन नॉट, ना ही हो सकती, ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस. परस्यूट मतलब एफर्ट, कि किसी जीनियस का एफर्ट नहीं हो सकता. यानी प्रोज राइटिंग जो कोई एक राइटर कुछ लिखता है, ठीक है, ये प्रोज राइटिंग करना कोई एक बहुत जीनियस का काम नहीं है, अकॉर्डिंग टू द राइटर. राइटर कैसा मानना है, वो ये भी कहता है, उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कोई और माने या नहीं माने, बट ही हिमसेल्फ जो है कन्विक्ट्स दैट कि प्रोज राइटिंग ना तो है, ना ही हो सकता, किसी जीनियस का ट्रू वर्क नहीं हो सकता. फिर क्या हो सकता है? इट इज फॉर द पेशेंट. वो कहता है प्रोज राइटर होने के लिए आपको पेशेंट होना चाहिए, काम, पीसफुल, परसिस्टेंट, रिजिड होना चाहिए, जिद्दी स्वभाव होना चाहिए आपका, राइट. परसवियरिंग, परसवियरिंग माने कॉन्टिन्यूस. ड्रज, ड्रज मतलब हार्ड वर्क, आप कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क कर सकते हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए. विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, और आपका दिल इतना छोटा होना चाहिए कि उसमें टूटने की गुंजाइश ही ना हो. ओके, रिजेक्शन स्लिप्स डू नॉट मीन अ थिंग टू हिम. बार बार अगर उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट अगर रिजेक्ट होती है, इस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोज पीस. उसे इमीडिएटली बैठ जाना चाहिए, एक नया प्रोज का पीस लिखना चाहिए, एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर, फिर वो उसे दूसरे एडिटर को भेज देना चाहिए, इंक्लूजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट. तो साथ में उसको पोस्टेज का खर्चा भी लगाना पड़ेगा, ताकि आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो अगर रिटर्न आती है तो. देखो, यहाँ थोड़ा सा पोस्टेज का मैटर समझने वाला है, क्योंकि आप लोग सारे आजकल के बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो शायद पोस्टेज की चीजें नहीं पता होती. देखो, पोस्टल सर्विस आज भी हमारी चल रही है. मान लीजिए कि मैंने एक स्टोरी लिखी, प्रोज लिखा, स्टोरी मतलब प्रोज लिखा, एक स्टोरी लिख करके मैंने किसी एडिटर को भेजी कि आप इसे अपनी मैगजीन में या इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए. ठीक है,
और उसने मुझे रिजेक्ट करके वापस भेज दी। उसने कहा आपकी स्टोरी इतनी लायक नहीं है कि इसे पब्लिश किया जाए, ठीक है। अब मेरे अंदर पेशेंस होनी चाहिए उस रिजेक्शन स्लिप को बियर करने की। फिर उसके बाद मेरे अंदर परसिस्टेंस यानी जिद होनी चाहिए कि मैं और दोबारा लिखूं, परसवीरिंग ग्रज, फिर से मेहनत करूं। और वो पहले जो रिजेक्शन स्लिप आई है उससे मेरा दिल टूटना नहीं चाहिए, मुझे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, एक फ्रेश और नई स्टोरी लिखूं, किसी दूसरे एडिटर को भेजूं, साथ में मुझे पोस्टेज का खर्चा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हो सकता है दूसरे एडिटर को भी मेरी स्टोरी पसंद नहीं आए और वो मेरी मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है हैंड रिटन, वो उसे अगर वापस भेजनी है तो वो अपनी पॉकेट से पैसे क्यों लगाएगा, यानी उसकी पोस्टेज की जो एक्सपेंसेस है पोस्टेज के वो भी मुझे ही साथ में भेजने पड़ेंगे। या यूं कह लीजिए कि जब मैं अपनी स्टोरी भेजूंगा तो उसके साथ एक एनवलप जिसके ऊपर स्टैंप्स लगी हो वो खाली भेजूंगा, अपना एड्रेस लिखा हुआ सेल्फ एड्रेस एनवलप, ताकि सेकंड एडिटर भी अगर उसको भी पसंद नहीं आती तो वो उस खाली लिफाफे में मेरी मैन्युस्क्रिप्ट डाल के मुझे वापस भेज सके। ये प्रोसेस आपने समझ लेना है। चलो ये आप अब बात ये है कि एक अच्छा प्रोज राइटर कौन हो सकता है, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। अकॉर्डिंग टू द राइटर एक अच्छा प्रोज राइटर वो हो सकता है जो पेशेंट हो, परसिस्टेंट हो, परसुएरिंग ड्रज की हिम्मत रखता हो, हार्ट सो श्रंकन दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन, राइट। रिजेक्शन स्लिप जो है इट शुड नॉट डेटर हिज माइंड, रिजेक्शन स्लिप से कोई फर्क नहीं पड़े, और ही शुड बी एबल टू राइट अनदर फ्रेश कॉपी ऑफ द प्रोज सेक्शन एंड शुड बी एबल टू एनक्लोज अ फ्यू कॉइन्स, उसके पास कुछ पैसा भी होना चाहिए खर्च करने के लिए। ये एक प्रोज राइटर के लिए होना चाहिए। तो वो आगे कहता है कि इट वॉज फॉर सच पीपल, ऐसे लोगों के लिए, दैट द हिंदू, हिंदू एक पेपर है, हैड पब्लिश अ टाइनी अनाउंसमेंट, हिंदू पेपर ने एक अनाउंसमेंट की थी इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज। ये चीजें इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट राइटर इसलिए लिख रहा है, वो ये इंडिकेट करना चाहता है कि प्रोज राइटर की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उनके लिए जो अनाउंसमेंट्स हैं वो भी इनसिग्निफिकेंट जगहों पर दी जाती है और अनइम्पॉर्टेंट पेज पर मेंशन किया जाता है कि दे आर नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द एनीवेयर, राइट। इसलिए जहां एक वो एक तरफ से वो एक तरीके से सरकास्टिक रिमार्क्स छोड़ता है, वो ये दिखाना चाहता है कि प्रोज राइटर को कंसिडर नहीं किया जाता, तो वो इस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए वो कहता है हिंदू में एक अनाउंसमेंट थी, वो क्या थी, अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। पीरियोडिकल नहीं पता होता कई बार बच्चों को, देखो बेटे न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होता है, कुछ मैगजीन जो है वो हर मंथ पब्लिश होती है, उनको मंथली मैगजीन कहा जाता है। कोई मैगजीन साल में 2 बार होती है तो बाई एनुअल होती हैं। कोई ऐसी मैगजीन्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड पे, मान लो जो 15 डेज के जो है इंटरवल पे पब्लिश होते हैं, तो पीरियोडिकल्स कह दिया जाता है उनको, ठीक है। होती एक टाइप की सभी मैगजीन्स ही हैं, बस उनको पीरियोडिकल मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड दीज आर पब्लिश्ड। तो एक ब्रिटिश पीरियोडिकल था द एनकाउंटर नाम का, उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करना था और उसकी अनाउंसमेंट द हिंदू पेपर में होती है। आप याद रखना, डोंट मेस अप द थिंग्स। ब्रिटिश पीरियोडिकल का नाम द एनकाउंटर है और जिस न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट उसकी की गई है शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट की, वो पेपर का नाम है द हिंदू, ठीक है। तो प्रोज राइटर्स के लिए एक अनाउंसमेंट थी कि वो चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख के भेज सकते हैं, ओके। Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati. Literati से मतलब the people who understand literature. Gemini स्टूडियो के अंदर जो लिटरेचर पढ़ने वाले जो लोग थे, उनको द एनकाउंटर नाम के बारे में ज्यादा नहीं पता था। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in a postage sending a manuscript to England. राइटर सोचता है कि पैसे खर्चने से पहले क्यों ना पहले पीरियोडिकल के बारे में थोड़ा पता लगाया जाए। पैसे खर्च करेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट भेजेंगे, जो पीरियोडिकल है वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो सोचता है कि पहले पैसे ऐसे नहीं खर्च करेंगे, पहले पीरियोडिकल के बारे में पता लगाएंगे कि द एनकाउंटर मेडिकल जो है, ये पीरियोडिकल है, ये है क्या।
और ये कितना ऑथेंटिक है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी का मैटर यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख लें। हु रेड द स्पीच, जो हमारे पिछले सेक्शन से है, स्पीच किसने रीड, हु वाज सॉरी व्हाई वाज ऑडियंस डेज एंड साइलेंट, ये पार्ट 4 से चल रहा है। व्हाई डिड द क्राउड डिस्पर्स इन बैफलमेंट, तो ये क्वेश्चंस आपको आगे होंगे आई थिंक सो। व्हाई व्हाट डिड द ऑडियंस थिंक अबाउट द गेस्ट, व्हाई डिड इट रिमेन एन एक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, तो वो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक जो सेकंड विजिटर आया था वो पोएट था, एडिटर था, वो कुछ समझा नहीं पाया था, तो वो व्हाट टाइप ऑफ मिस्ट्री जो है वाज देयर, वो कैसे अनएक्सप्लेन्ड कैसे है ना, वो क्वेश्चन वहां से है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस। राइटर जो है वो पीरियोडिकल का पता लगाने के लिए जो है वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता है। तो वो कहते हैं वहां पर का एंट्रेंस गेट था विद नो लॉन्ग वाइडेड साइन बोर्ड्स, वहां पर अब कोई बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगे हुए थे, ठीक है, ना ही कोई नोटिस लगे हुए थे। टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया, जिससे आपको ये लगे कि आप एक प्रोहिबिटेड एरिया में, स्नीकिंग का मतलब होता है स्टीलली व्हेन यू डू समथिंग, चुपके से आप कुछ करें, यानी कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में अगर जाने का जो है ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं था कि मुझे छुप के जाना पड़ता, तो ही कुड एंटर, यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, कि वो उसको प्रोहिबिटेड नहीं कहा गया था। जब ब्रिटिश यहाँ होंगे हमारे 1947 में, तो तब शायद उन ब्रिटिश लाइब्रेरीज में जाने के लिए मना किया जाता होगा, बोर्ड लगे रहते होंगे वहां पर भी, यहाँ इंडियंस को जाना मना है। लेकिन अब ऐसा नहीं था जो राइटर ने यहाँ पर लिखा है, वो कहता है कि ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं था। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, और उसने देखा लाइब्रेरी के अंदर द एनकाउंटर नाम का जो पीरियोडिकल था उसकी बहुत सारी फ्रेश कॉपीज वहां पर पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट अनटच बाय रीडर्स, अभी रीडर्स ने उठाई भी नहीं होंगी। When I read the editor's name, और वो कहता है जब मैंने एडिटर का नेम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart, और मेरे दिल की घंटी बजने लगी, जो मेरा दिल जो है सिकुड़ के छोटा हुआ ही जा रहा था उसमें घंटी बज गई। It was the poet who had visited the Gemini studios, ये वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address, कहता मैंने फील किया कि जैसे मेरा पुराना खोया हुआ भाई मिल गया, और मैंने इमीडिएटली अपना जो प्रोज मैंने लिखा था या जो शॉर्ट स्टोरी राइटर ने लिख रखी होगी वो उस एनवलप में बंद की, एड्रेस लिखा और गाना गाने लगा, राइट। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, मुझे लग रहा था शायद वो भी गाना गा रहा होगा इस टाइम पर। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। तो यहाँ ह्यूमर भी क्रिएट करता है राइटर, कहता है कि जैसे हिंदी फिल्मों में बड़ा रहता है कि जो फिल्मों में भाई होते हैं तो वो फर्स्ट रील में बिछड़ जाते हैं गाना गाते गाते, फिर वही गाना गाते गाते एंड रील में वो मिल जाते हैं, जैसे यादों की बारात मूवी में रहता है। ओके, तो आज जो राइटर है, राइटर ने भी जब द एनकाउंटर नाम से वो पोएट का नाम पढ़ा तो उसको भी ऐसे ही लगा कि वो जैसे उसका खोया हुआ कोई भाई मिल गया है, और उसका नाम यहाँ पर जो जाके डिस्क्लोज होता है स्टीफन स्पेंडर। जिस अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री की हम बात कर रहे थे कि वो पोएट था या एडिटर था, वो यहां से इतना तो क्लियर हो जाता है यहां से कि वो पोएट था, स्टीफन स्पेंडर उसका नाम था, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो किस पर्पज से जेमिनी स्टूडियो में आया था, ये अभी भी एक मिस्ट्री है, ठीक है। तो स्टीफन दैट वाज हिज नेम, इसलिए अभी भी वो मिस्ट्री अनएक्सप्लेन्ड ही रहती है, नाम जरूर डिक्लेयर हो जाता है, राइट। देखते हैं आगे क्या है। ये तो फोटो जो है आप देख रहे हैं, राइटर कैसे द एनकाउंटर नाम का जो पीरियोडिकल है, ठीक है, उसको देख के उसमें शॉर्ट स्टोरी के कंटेस्ट के अनाउंसमेंट पढ़ के खुश हो रहा है भी, चलो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ कंटेस्ट आया हुआ है ना, तो वो खुश हो रहा है और वो देख रहा है भी यहाँ पर जो एनकाउंटर का जो एडिटर है वो कोई और नहीं, वो स्टीफन स्पेंडर, और ये वही पोएट था जो उनके जेमिनी स्टूडियो में आया था, इसलिए पिक्चर वो खुश है। ओके, राइटर कहता है एंड ईयर्स लेटर, सालों बीते, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, राइटर ने जेमिनी स्टूडियो को अब छोड़ दिया था। एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, टाइम बहुत था लेकिन पैसा नहीं था। एनीथिंग एट अ रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन,
कोई भी चीज जो कम रेट पर मिलती दिखती थी राइटर को, तो वो कहता मेरा ध्यान उसकी ओर जाता ही जाता था। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसा ईच। उसने देखा फुटपाथ पर, जो माउंट रोड है पोस्ट ऑफिस के पास, वहां पर कुछ नई बुक्स पड़ी हैं और 50 पैसे में मिल रही हैं, ठीक है। एक्चुअली देयर वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, सारी सेम ही थी। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, जिसका बैक पेपर बड़ा शानदार था, अमेरिकन ओरिजिन से था, ब्यूटीफुल था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो ये स्पेशल एडिशन निकाला गया था स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन पर, और ये ओकेजन क्या था, 50th एनिवर्सरी थी रशियन रेवोल्यूशन की। ओके, आई पेड 50 पैसा, राइटर ने 50 पैसे दिए, एंड पिक अप अ कॉपी ऑफ द बुक, उसने बुक की कॉपी उठा ली। उस बुक का टाइटल जो था द गोड दैट फेल्ड, ये टाइटल है। ओके, एक चीज आप और बच्चे ध्यान रखें, जब भी आप किसी का नाम लिखते हैं, कोई बुक का नाम लिखते हैं नाम, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल जरूर डालें। जैसे यहां पर भी द गोड दैट फेल्ड, ठीक है, जैसे रशियन रेवोल्यूशन का आर भी कैपिटल है, ऐसे द गोड दैट फेल्ड टी कैपिटल, जी कैपिटल, टी कैपिटल, एफ कैपिटल, ठीक है। ये बीच बीच में कई छोटी छोटी बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके, सो एक बुक जो उसने उठाई थी जिसकी काफी सारी कॉपीज अवेलेबल हैं, 50 पैसे में मिल रही थी, रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी पर स्टूडेंट्स के लिए लो प्राइस एडिशन था, तो वो बुक उसने 50 पैसे दे के ले ली, और उसका टाइटल पड़ता है, और टाइटल है द गोड दैट फेल्ड। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स मतलब राइटर्स, एमिनेंट माने फेमस, इन 6 सेपरेट एसेज, 6 राइटर थे उस बुक के, उन्होंने अपने अपने ऐसे लिखे थे। डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, उसमें उन्होंने अपनी कम्युनिज्म की जर्नी लिखी थी। एंड देयर डिसअल्यूजन रिटर्न, डिसअल्यूजन का मतलब होता है बेटे डिसअपॉइंटमेंट, आफ्टर डिस्कवरिंग दैट द थिंग इज नॉट एज गुड एज यू थॉट, यानी कि आपको बुरा लगे जब आपको ये पता चले कि किसी चीज को आप अच्छा समझ रहे थे लेकिन वो अच्छी नहीं निकली। जैसे कि कम्युनिज्म के बारे में, उन्होंने कम्युनिज्म को अच्छा समझा था लेकिन उनका रिटर्न हुआ क्योंकि उन्हें पता चला कि कम्युनिज्म अच्छा नहीं है, ठीक है। जो 6 राइटर कौन कौन से थे, आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कॉसलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। बेटे ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इस बुक पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द गोड दैट फेल्ड, सपोज सिंपल क्वेश्चन ही आ सकता है, ठीक है। तो आप उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि देयर वर 6 फेमस राइटर्स हु हैड रिटन अबाउट देयर जर्नी इनटू द कम्युनिज्म एंड हाउ दे रिटर्न एंड their belief to communism broken out and they came out from that, ठीक है। तो ये आंद्रे गाइड रहा, रिचर्ड राइट रहा। तो याद करने का तरीका AGRWIS, ए के, लुइस फिशर आपको याद रहेगा क्योंकि आपके एक और चैप्टर का राइटर है लुइस फिशर इंडिगो का। स्टीफन स्पेंडर भी मुझे नहीं लगता आप भूलने वाले, तो फर्स्ट 4 को आप याद रखो, AGRWIS AK, ऐसे तरीके से याद कर लेना आप लोग। तो स्टीफन स्पेंडर जब वो पढ़ा ना, उसने 6th नेम जब पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले हमने वो, हालांकि साल बीत गए हैं, ध्यान रखना इस बात को, ऐसा नहीं कि अभी लाइब्रेरी गया द एनकाउंटर में, अब तो उसने लिखा है एंड ईयर्स लेटर, जब उसने जेमिनी स्टूडियो भी छोड़ दिया था तब, उसके काफी सालों की बात है, अब उसने स्टीफन स्पेंडर फिर नाम पढ़ा है। ओके, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, वो पोएट जिसने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट A dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination, वो कहता है मेरा माइंड जो आज तक अंधेरे, जिसका चैम्बर बंद पड़ा था, अंधेरा था, वहां पर बत्ती जल गई, वहां पर इल्यूमिनेशन मतलब लाइट होगी, धुंधली लाइट जलने लगी, ठीक है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री, कहता है कि ये बुक पर जब मैंने नाम पढ़ा तब कहता है मुझे ये समझ में आया कि स्टीफन स्पेंडर की जो विजिट थी जेमिनी स्टूडियो की, उसका क्या रीजन था। देखो मिस्ट्री यहां पर आकर के डिस्क्लोज होती है। देखो अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ डिड द राइटर डिस्क्लोज द मिस्ट्री ऑफ सेकंड विजिटर, तो एक पार्ट तो वहां से डिस्क्लोज हुआ, वहां से लाइब्रेरी से द एनकाउंटर नाम की मैगजीन उससे पीरियोडिकल से,
सेकेंड पार्ट यहां से डिस्क्लोज होता है व्हेन ही रेड दिस द फेमस 6 एमिनेंट राइटर्स द गॉड दैट फेल्ड, क्योंकि यहां पर ये लिखा गया कि वो जो राइटर है उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था कि उन्होंने कम्युनिज्म को कैसे गॉड मान लिया था और फिर कैसे उस कम्युनिज्म को जब अंडरस्टैंड किया पता चला कि ये तो अच्छा नहीं है और वो रिटर्न कर गए वहां से। अब उसको आज समझ में आ रहा था कि स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो में क्यों गया था, उसकी उस स्पीच का वो 1 घंटा जो बॉस ने स्पीच दी या उसने जो दिया वो उसका मतलब क्या था, वो सब सब कुछ जो है दैट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ काउंटर मूवमेंट। जैसे हमने एमआरए ग्रुप पढ़ा था, एमआरए ग्रुप क्या था, वो दैट वाज आल्सो काउंटर मूवमेंट, वो भी काउंटर मूवमेंट था, कम्युनिज्म के खिलाफ था। स्टीफन स्पेंडर भी जो है उस दिन वहां पर यही बात करने गया था कि कैसे उसने कम्युनिज्म को अपना गॉड मान लिया था और फिर कैसे डिसल्यूजन हुआ, उसे पता चला और वो रिटर्न कर जाता है। वो यही बातें वहां पर शेयर करने के लिए वो गया था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है वो मिस्ट्री जो है डिस्क्लोज होती है और पता चलता है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेकंड विजिटर टू विजिट जेमिनी स्टूडियो, राइट। राइटर को आज पता चलता है, सालों के बाद पता चलता है। द बोस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज में नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर्स पोइट्री। राइटर कहता है, देखो पहले भी उसने एक जगह बात ये की थी कि जेमिनी स्टूडियो के बोस जैसे लोगों को शायद इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। जब उसने फर्स्ट वो एमआरए ग्रुप वहां रुका था, ठीक है, तो तब भी उसने कहा था कि उनका मतलब तो सिर्फ एंटरप्राइज से पैसा कमाने से है। तो वो लोग क्यों आए, क्यों आकर के चले गए, क्या कह के चले गए, ये चीजें शायद बॉस को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती होंगी, ठीक है। बट नॉट विद हिज गोड दैट फेल्ड। लेकिन वो कहता है कि इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है, वो जिसको हमने गॉड मान लिया था वो कैसे फेल हो गया। गॉड किसको माना गया है, कम्युनिज्म को गॉड माना है, ठीक है। देखो उस टाइम में ऐसा था कि बहुत सारे लोग एक कम्युनिज्म की एक जो है वेव्स चली, लेकिन कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई उसमें बहुत सारी किलिंग होने लगी, तो अल्टीमेटली कम्युनिज्म फेल हो जाता है। हालांकि कम्युनिज्म क्लासिज्म को रिमूव करने के लिए और प्राइवेटाइजेशन को खत्म करने के लिए किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई तो अल्टीमेटली कम्युनिज्म से डिसल्यूजन हुआ और ये लोग भी वहां से वापस आए थे। तो देखो राइटर यहाँ पर बात क्या कहना चाह रहा है, द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री। बॉस को शायद नहीं फर्क पड़ेगा स्पेंडर की पोइट्री से, बट नॉट विद इज गॉड दैट फेल्ड। लेकिन इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है, वो जो गॉड था जिसको कम्युनिज्म को गॉड माना जा रहा था और वो कैसे फेल हो गया था, बिकॉज दे हैड सम आइडियोलॉजी। देखो हर कोई आदमी एक अपनी आइडियोलॉजी बना लेता है, वो किसी रिलीजन को लेकर के या किसी बात को लेकर के वो एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर लेता है। लेकिन जब वो उसके अंदर एंटर करता है और जब उसके लूप होल्स उसको पता चलते हैं तो फिर वो फेल हो जाता है, वो गॉड उसका फेल हो जाता है एंड ही रिटर्न्स। तो यहां पर एक नहीं, छह छह लोग जो हैं वो दे हैड एंटर्ड इन कम्युनिज्म एंड अल्टीमेटली दे हैड डिस्क्राइब देयर जर्नी कि हाउ दे वर डिसइल्यूजन एंड हाउ दे वर रिटर्न, राइट। तो इस तरीके से जो है राइटर ने जो है आपको कम्युनिज्म की और वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री के यहाँ पर आकर के एंड पे ओपन अप करता है। तो चिल्ड्रन, दिस वाज द ऑल अबाउट द चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स वेरी वेल। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये वन शॉट में मैं आपको फिर से पूरा चैप्टर एक बार फिर से दूंगा एक वीडियो के साथ। तो अभी फिलहाल के लिए आपको मैंने जो इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको दिए हैं, आप इसको सुनिए, समझिए, एंड आई होप कि यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस, लर्न एंड ग्रो। ओके, और ये फोटो आप लोग देख लीजिए किस तरीके से पोस्ट ऑफिस माउंट रोड पर वो 50-50 पैसे में वो बुक्स मिल रही थी, द गॉड दैट फेल्ड। और ये वो 6 लोग हैं जिनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, और फिर इग्नाजियो सिलोन है, आर्थर कोसलर है, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। तो ये 6 लोग थे जिन्होंने द गॉड दैट फेल्ड दैट बुक लिखी। और कुछ क्वेश्चंस हैं बट वाज नॉट फेयर, ये आप लोग पढ़ लेंगे, आई नो। आई होप एवरीथिंग वुड बी क्लियर, एंड विद दिस आई थैंक you very much that you paid attention to my words. God bless you. And don't forget my Telegram to get or to download the notes. Like and subscribe, I don't say, but learn and grow. It's very important. God bless you all.